Now let's continue. My next article, next concept is a very interesting, a very revolutionary development, not only in this chapter, but it was a revolutionary development in physics. The contribution was made by de Broglie. My next article is de Broglie concept of dual nature of matter. De Broglie concept. Of dual nature of matter. देखिए, इनफैक्ट सिचुएशन कुछ ऐसी थी. दिस नील बोर एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड डी ब्रोगली, these three scientists, these three physicists were in communication. They used to be good friends. They keep on talking, they keep on meeting, and they keep on discussing and sharing their thoughts. They keep on sharing the development, whatever they feel about the matter, about the atom, about physics. ये लोग प्रायः मिलते जुलते रहते थे और एक दूसरे के मन की बात भी बताते रहते थे और क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है वो बताते रहते थे. Now, de Broglie, one of these three person, इसके दिमाग में सबसे पहली बार, in fact he was thinking about electromagnetic wave. सबसे पहले तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सोच रहा था. उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में प्लैंक्स कंसेप्ट सुन रखा था, समझ रखा था, और वह कंसेप्ट क्या था? For electromagnetic wave, Planck had suggested that electromagnetic rays Planck's theory जो थी, Planck's quantum theory says, जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी, it says that energy of photon of electromagnetic waves is given by E is equal to h nu or hc by lambda. This was a well-known concept at the time. For electromagnetic rays, Planck had suggested that electromagnetic rays transmit energy in quantums, in packets, in bundles. Each of those quantums should be called a photon, and energy of each photon could be given by E is equal to h nu or hc by lambda. Energy of photon is directly proportional to frequency and inversely proportional to wavelength. Here h is Planck's constant. Now, what do this Planck's equation suggest us? हम कहते हैं this wavelength or this frequency, this term are conceptualized for waves. ये जो वेवलेंथ है और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो टर्म है, यह हम वेव्स के लिए कंसेप्चुलाइज करते हैं. इट इंप्लाई दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस हैव वेव नेचर. इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव गॉट वेव नेचर. इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस वेव फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट करती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस वेव फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट करती है. उस समय दो थॉट्स चलते थे, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर. हम कहते थे
एनर्जी दो तरीके से ट्रांसमिट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कोई पार्टिकल लूं और इस पार्टिकल को थ्रो करूं, मैं इस पार्टिकल में कुछ एनर्जी डाल रहा हूं और वह एनर्जी इस पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में डाल रहा हूं, और काइनेटिक एनर्जी लेकर यह पार्टिकल इस बोर्ड से टकरा रहा है। टकराते समय यह पार्टिकल अपनी कुछ एनर्जी बोर्ड को देगा। मैंने इस समय इस पार्टिकल में जो एनर्जी डाली, हम कहते हैं दिस एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वो एक पार्टिकल के पास में स्टोर्ड है। मैं एक और तरीके से एनर्जी को ट्रांसमिट करता हूं। मैं इस बोर्ड को इस तरह से हिट करता हूं, ये बोर्ड वाइब्रेट करने लगता है और वाइब्रेट करते हुए एनर्जी बोर्ड के चारों तरफ फैल जाती है। इस तरीके से जो एनर्जी फैल रही है वो वेव फॉर्म में फैल रही है। तो एनर्जी प्रोपोगेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एनर्जी प्रोपोगेट पार्टिकल के थ्रू भी करी जा सकती है, एनर्जी प्रोपोगेट वेव के थ्रू भी करी जा सकती है। किसी भी चीज का पार्टिकल नेचर हो सकता है या वेव नेचर हो सकता है। तो यह जो प्लैंक्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के लिए कहा एनर्जी इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा, इसका मतलब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे का कुछ वेवलेंथ कह रहे हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमेशा किसी वेव की ही होती है। इसका मतलब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का वेव नेचर बोल रहे हैं। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस वेव के रूप में एनर्जी ट्रांसमिट करती है। नाउ Einstein concept says that Einstein theory of relativity says that energy of electromagnetic ray can be given by mc square. This is for electromagnetic ray and all particles. This is for electromagnetic ray and all particle. अब प्लैंक्स का कहना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के पास एनर्जी एच न्यू, और आइंस्टाइन का कहना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के पास में एनर्जी एमसी स्क्वायर। डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के पास में जो एनर्जी होनी चाहिए वो तो फिक्स है। प्लैंक्स के द्वारा कही गई एनर्जी एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा, दैट शुड बी इक्वल टू द एनर्जी एज सजेस्टेड बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने एनर्जी कही एमसी स्क्वायर, प्लैंक्स ने एनर्जी कही एच सी बाय लैम्डा, और दोनों ही यह कह रहे हैं कि यह एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की है, फोटॉन्स की है। So, for electromagnetic ray, energy which is equal to h nu or h c by lambda must be equal to mc square. So, I can write h c by lambda is equal to mc square, और एक c और एक c काट सकता हूं, means m into c is equal to h upon lambda. Now, m into c, m is mass of photon and c is velocity of photon. Mass into velocity, this is momentum of photon is equal to h upon lambda. Momentum is denoted by p, h is equal to h upon lambda. डी ब्रोगली ने सबसे पहले यह इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए लिखी। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस सबसे पहले यह बात लिखने के बाद उसने क्या कहा? उसने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए हम कह रहे हैं मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी। मास हमेशा किसी पार्टिकल का होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम हमेशा किसी पार्टिकल का होता है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए जब मोमेंटम शब्द कहते हैं, इसका मतलब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का पार्टिकल नेचर बोल रहे हैं। मोमेंटम इज
conceptualized for any particle। मोमेंटम किसी पार्टिकल के लिए ही कंसेप्चुलाइज करा जा सकता है। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का मोमेंटम कहते हैं, इसका मतलब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए पार्टिकल नेचर बोलना चाह रहे हैं, पार्टिकल नेचर उसका बताना चाह रहे हैं। और जब हम कहते हैं P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, और लैम्डा हम कहते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, तो वेवलेंथ तो किसी वेव की होती है। जब हम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे कह रहे हैं, इसका मतलब वी आर डिस्क्राइबिंग हियर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे हैव गॉट वेव नेचर। तो इस इक्वेशन में तो हम वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के लिए पार्टिकल नेचर भी कह रहे हैं और वेव नेचर भी कह रहे हैं, और उस पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को रिलेट कर रहे हैं। डी ब्रोगली ने यह इक्वेशन सजेस्ट करी, वी कॉल इट डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर electromagnetic rays, and this equation suggests us the dual nature of electromagnetic rays। both particle as well as wave nature, both particle as well as wave nature, this was the equation suggested by D. Broglie for electromagnetic wave। किस तरीके से रिवॉल्यूशनरी में बड़े बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। उस समय डिबेट्स इस बात पर चल रही थी कि लाइट रेस का एग्जैक्टली नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का एग्जैक्टली नेचर कैसा होता है। जो सन से आने वाली रेस है, जो सन से आने वाली जो एनर्जी है, वो किस रूप में ट्रेवल कर रही है, सन से अर्थ तक क्या ट्रेवल कर रहा है, क्या हम लोग रिसीव कर रहे हैं, क्यों हमें गर्मी का एहसास होता है, किस तरीके से हम यह एनर्जी रिसीव करते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि सन पार्टिकल्स एमिट करता है और वो पार्टिकल्स सन से अर्थ तक ट्रेवल करते हैं, हम उन पार्टिकल्स को रिसीव करते हैं और पार्टिकल्स के रूप में हम एनर्जी रिसीव करते हैं। हम इसे कहते हैं पार्टिकल नेचर। न्यूटन पार्टिकल नेचर ही मानता था, न्यूटन ने कार्पस्कुलर थ्योरी दी थी। न्यूटन की उस कार्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन ने कहा था लाइट रेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पुसेल्स। Any light source emit corpuscles, any light source emit particles. These particles are energy carrier. These particles propagate, these particles travels, these particles transmit energy. सन भी पार्टिकल्स एमिट कर रहा है, सन भी कार्पुसेल्स एमिट कर रहा है, सन भी कार्पुसेल्स के रूप में एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और वही एनर्जी सन से अर्थ तक ट्रेवल कर रही है, वही पार्टिकल्स हम रिसीव कर रहे हैं और उन्हीं पार्टिकल्स के माध्यम से हम एनर्जी रिसीव करते हैं। दिस वॉज पार्टिकल नेचर, दिस वॉज द थॉट सजेस्टेड बाय न्यूटन। और न्यूटन का यह थॉट किसी को समझ में नहीं आ रहा था, पच नहीं रहा था, ये फेल हो गया था, इससे कई चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। पार्टिकल नेचर रिजेक्ट कर दिया गया था कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि ये पार्टिकल एमिट कर रहा है, यदि पार्टिकल एमिट करते जाएगा तो हर लाइट से उसका वजन ही कम होता जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी को पार्टिकल नेचर समझ में नहीं आ रहा था। उसी दौरान हाइजन ने भी वेव नेचर सजेस्ट करा। उसने कहा कि लाइट रेस पजेस वेव नेचर। Sun is radiating waves. This waves are the energy carrier. Waves सन से लेकर अर्थ तक ट्रेवल कर रही है, जैसे पानी में लहरें होती हैं, जैसे पानी में वेव्स होती है और वो एनर्जी ट्रांसमिट करती चली जाती है, इसी तरह से सन वेव्स एमिट कर रहा है और ये वेव्स ही एनर्जी सन से यहां तक लेकर आ रही है, हम वेव्स रिसीव करते हैं। This waves are the energy carrier.
हाइजन ने वेव थ्योरी सजेस्ट कर रखी थी, मगर खास बात वो वेव थ्योरी भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, हजम नहीं हो रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, उससे भी कई बातें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। तो न तो पार्टिकल थ्योरी समझ में आ रही थी पूरी तरह से सही, न ही वेव थ्योरी समझ में आ रही थी। और ये एक कंफ्यूजन से एक बड़ा डिलेमा बना हुआ था। इस कंफ्यूजन और डिलेमा वाली सिचुएशन में डी ब्रोगली ने यह एक नया थॉट दिया। वो नया थॉट का आधार यह था, उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस possess energy equal to h nu, and according to Einstein electromagnetic rays possess energy equal to mc square। आइंस्टाइन के द्वारा दी गई एनर्जी और प्लैंक्स के द्वारा दी गई एनर्जी दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एनर्जी एक ही बात की बोल रहे हैं, दोनों ही एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की बोल रहे हैं, उसमें फोटॉन्स की बोल रहे हैं। तो इन दोनों एनर्जी को इक्वेट करा जा सकता है। यदि इन दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दें तो हम यह लिख सकते हैं mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। mc इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, h अपॉन लैम्डा इज ऑल्सो फॉर फोटोन। अब जब हम मोमेंटम ऑफ फोटोन बोल रहे हैं तो मोमेंटम तो हमेशा किसी पार्टिकल का होता है, इसका मतलब हम फोटोन का पार्टिकल नेचर बोलना चाह रहे हैं। और जब हम h अपॉन लैम्डा फोटोन बोल रहे हैं तो लैम्डा तो हमेशा किसी वेव का होता है, इसका मतलब हम फोटोन का वेव नेचर बोल रहे हैं। तो मतलब इस एक ही इक्वेशन में हम एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए, हम एक ही फोटोन के लिए उसका मोमेंटम भी बोल रहे हैं और उसका वेवलेंथ भी बोल रहे हैं। इसका मतलब हम फोटोन के लिए पार्टिकल नेचर भी बोल रहे हैं और इसका मतलब फोटोन के लिए वेव नेचर भी बोल रहे हैं। इसका मतलब फोटोन का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअल नेचर। That photon possess particle nature as well as wave nature. This equation suggests us the dual nature of electromagnetic rays. This equation suggests us the dual nature of photon. यह उसके पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर को रिलेट कर देता है। जब डी ब्रोगली ने यह सारी बात सोची, समझी, इसे लिखी, उसने डी ब्रोगली इक्वेशन लिख दी। दिस डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस और ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। उसने इस इक्वेशन को आइंस्टाइन को बताया। जैसा मैंने बताया कि आइंस्टाइन और डी ब्रोगली दे वे आर क्लोज टू ईच अदर, दे कीप ऑन टॉकिंग टू ईच अदर, और जो भी कुछ डेवलपमेंट करते थे, जो भी कुछ डेवलपमेंट सोचते थे, वो एक दूसरे को बताते थे। डी ब्रोगली ने भी अपने इस डेवलपमेंट को आइंस्टाइन के साथ में शेयर करा और अपनी इस इक्वेशन को बताया। आइंस्टाइन कुछ समय तक बड़े ध्यान से सोचता रहा, चुप रहा, शायद कुछ समय तक कुछ बोला ही नहीं होगा। और कुछ समय तक सोचने के बाद उसने डी ब्रोगली से कहा, गुड, वेरी गुड, ये आप जो इक्वेशन लिखकर लेकर आए, इट्स ग्रेट इक्वेशन। इनफैक्ट आइंस्टाइन ने कहा कि यह जो इक्वेशन आपने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए लिखी है, जनरलाइज दिस इक्वेशन, जनरलाइज दिस इक्वेशन फॉर द होल यूनिवर्स, जनरलाइज दिस इक्वेशन फॉर ऑल द पार्टिकल, जनरलाइज दिस इक्वेशन फॉर द मैटर। अभी तक डी ब्रोगली क्या बोल रहा था? डी ब्रोगली इस इक्वेशन को सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए लिखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस मैंने बताई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस होती है सिर्फ कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। डी ब्रोगली ने सबसे पहले इस इक्वेशन को सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए लिखा था। हमने कहा कैथोड रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं है, अल्फा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं है। मैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं हूं, आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं हो। दौड़ती हुई कार, चलती हुई कार कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं है। सन कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं है, मून कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं है।
दे आर पार्टिकल्स, दे आर बॉडीज, दे आर मैटर। डी ब्रोगली ने इनिशियली इस इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए कहा था, मगर आइंस्टाइन ने कुछ समय तक देखकर, कुछ समय तक सोचकर डी ब्रोगली को कहा कि यह बेहतरीन इक्वेशन है, इसको सिर्फ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए मत कहो, इस इक्वेशन को तो आप पूरे मैटर के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, सभी पार्टिकल के लिए लिख दो। इस इक्वेशन को आप अर्थ के लिए भी लिख दो, इस इक्वेशन को आप सन के लिए भी लिख दो, इस इक्वेशन को आप मून के लिए भी लिख दो, इस इक्वेशन को आप एक हाई स्पीड से चलती हुई कार के लिए लिख दो, इस इक्वेशन को आप अपने लिए लिख दो, मेरे लिए लिख दो, इस इक्वेशन को आप अल्फा पार्टिकल के लिए लिख दो, इस इक्वेशन को आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दो, आप इस इक्वेशन को कैथोड रेस के लिए लिख दो, आप पूरे मैटर के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए इस इक्वेशन को लिख दो। और उसने कहा कि आप तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहो। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में आप क्या कहो कि मोमेंटम is h upon lambda, mv is equal to h upon lambda। आप इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख दो। नाउ दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज डी ब्रोगली इक्वेशन of dual nature of matter or universe। ऐसा उसने क्यों कहा, किस लिए कहा, काहे को कहा, मैं भी समझाता हूं। आइंस्टाइन बहुत ही समझदार व्यक्ति था। He have got IQ in the range of 160 और 170, जबरदस्त। और वो बहुत दूर दूर की बात बहुत छोटे से समय में, बड़े कम समय में समझ जाता था। बिना कुछ लिखे, बिना कुछ पढ़े दूर दूर की बात सोच लेता था। क्या सोचा मैं यह बताऊंगा। सबसे पहले आइंस्टाइन के सजेशन पर डी ब्रोगली ने अपनी इस इक्वेशन में परिवर्तन कर दिया। उसने जो इक्वेशन सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए लिखी थी, उसको पूरे यूनिवर्स के लिए कह दिया। उसने कहा ईच एंड एवरी बॉडी, ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स पजेस ड्यूअल नेचर। इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी, हर एक पार्टिकल के पास ड्यूअल नेचर होता है। इसका मतलब हर एक के पास पार्टिकल नेचर भी होता है और हर एक के पास वेव नेचर भी होता है। मतलब इस यूनिवर्स में कार के पास अर्थ, सन, मून, इन सब का मास और मोमेंटम तो होता ही है, इसके साथ में इन सब का वेव नेचर भी होता है। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के पास वेव नेचर तो होता ही है, पार्टिकल नेचर भी होता है। इट्स ड्यूअल नेचर ऑफ यूनिवर्स। हर बॉडी के लिए, हर सिस्टम के लिए आप मोमेंटम लिख सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हो। हर बॉडी के लिए, हर सिस्टम के लिए आप वेवलेंथ लिख सकते हो। और मोमेंटम जब आप लिखते हो तो आप उसका पार्टिकल नेचर बताते हो, और वेवलेंथ जब आप लिखते हो तो उसका वेव नेचर बताते हो। और ये जो पार्टिकल नेचर है और जो वेव नेचर है, इसे रिलेट करा जा सकता है और इसके बीच में रिलेशनशिप यह लिखी जा सकती है, मोमेंटम इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, एमवी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। This equation is termed as de Broglie equation of dual nature of matter or dual nature of universe. This equation was suggested by de Broglie with the help of Einstein. आइंस्टाइन के सजेशन पर, आइंस्टाइन के कहने पर डी ब्रोगली ने यह इक्वेशन पूरे यूनिवर्स के लिए लिख दी थी। ध्यान रहे, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए है, जबकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये वंस अगेन पूरे यूनिवर्स के लिए है। और डी ब्रोगली की यह इक्वेशन भी पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे सभी मैटर्स के लिए। अब इस इक्वेशन को लिखने के बाद और इस इक्वेशन में ड्यूअल नेचर ऑफ यूनिवर्स बताने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमें जाननी और समझनी है वो यह कि आखिर आइंस्टाइन ने क्या सोचा था
क्या सोचकर आइंस्टाइन ने डी ब्रोगली को यह सजेस्ट करा कि आप अपनी इस इक्वेशन को पूरे यूनिवर्स के लिए जनरलाइज कर दो। इनिशियली तो डी ब्रोगली अपनी इस इक्वेशन को सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए सोचकर और लिखकर लेकर आया था। ये जो सारी बात डी ब्रोगली ने इनिशियली सोची थी सिर्फ लाइट रेस के लिए, अल्ट्रावायलेट रेस के लिए, इंफ्रारेड रेस के लिए, गामा रेस के लिए, एक्स रेस के लिए सोचकर लिखी थी। उसने यह बात कोई इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं सोची थी, कोई कैथोड रेस के लिए नहीं सोची थी, कोई अल्फा रेस के लिए नहीं सोची थी, अर्थ या मून या सन के लिए नहीं सोची थी। जब वह इस इक्वेशन को लेकर आया, लिख कर लेकर आया और आइंस्टाइन के साथ में उसने डिस्कस करा। ये बात ध्यान रखें, हमेशा दोस्तों के साथ में डिस्कशन से आपने जो कुछ सीखा वो जब आप दोस्त के साथ में डिस्कस करते हैं तो ऐसा कभी मत सोचो कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है या आपका नॉलेज कम हो रहा है या वो उसका नॉलेज बढ़ रहा है, वो आपसे कंपटीशन कर रहा है। ऐसा सोचने वाले कभी सक्सेसफुल नहीं होते। सक्सेसफुल हमेशा वह लोग होते हैं जो जितना अधिक से अधिक अपने नॉलेज का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्हीं लोगों में शायद ये आइंस्टाइन, डी ब्रोगली और नील बोर रहे होंगे, तभी इनका नाम आज भी हम जानते हैं, क्योंकि ये लोग जो पढ़ते थे, सीखते थे, समझते थे, उनको सभी के साथ शेयर करते थे और उन सभी से उनके विचार भी लेते थे और उनके विचारों को भी एडअप करते जाते थे। और जब उनके विचारों को एडअप करते जाते थे तो थ्योरी और कंसेप्ट इतना बड़ा बन जाता था। डी ब्रोगली वॉज ऑफर्ड विथ नोबेल प्राइज फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन। डी ब्रोगली को अपने इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो वो इतना अधिक इस चीजों को ऊंचा उठा देते। हम एक बात बता दें, जो नील बोर ने जो लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पास्टन सीरीज, पी फंड सीरीज, ये जो नाम दिए, ये नाम उसने अपने स्टूडेंट्स के नाम पर दिए थे। डी ब्रोगली अकेला काम को नहीं कर रहा था। डी ब्रोगली तो प्रोफेसर हुआ करता था और उसके अंडर में स्टूडेंट हुआ करते थे। तो वो जो कुछ पढ़ता था, करता था, तो उन स्टूडेंट्स को ही बताता था और उनसे उनकी मदद लेता था, उनसे उनके फीडबैक लेता था और उनसे भी काम को करने के लिए कहता था। और वो जो स्टूडेंट काम कर करके लेकर आते थे, तो चूंकि उन स्टूडेंट्स ने भी कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उनने हर एक स्टूडेंट के नाम पर एक एक सीरीज का नाम दे दिया। लाइमन उसका कोई स्टूडेंट होता था, बाल्मर उसका कोई स्टूडेंट होता था, पास्टन, ब्रैकेट, ये सब उनके स्टूडेंट होते थे। तो ये सब लोग जो कुछ सीखते थे, समझते थे, वो आसपास में जो थे उनके साथ शेयर करते थे। जो नॉलेजेबल लोग थे, जो उनके स्टूडेंट होते थे, जो उनके फ्रेंड्स होते थे, जो कोलीग प्रोफेसर होते थे, उनके साथ में शेयर करते थे। तो यही चीज जब डी ब्रोगली ने आइंस्टाइन के साथ में शेयर करी, तो आइंस्टाइन ने क्या सोचा, हम इसको बताते हैं। देखिए, उस समय मैंने आपको बताया, डी ब्रोगली ने नील बोर ने अपने मॉडल ऑफ एटम को डेवलप करते समय बोर क्वांटाइजेशन लिखा था, ऑब्जर्व करा था, दैट MVR इक्वल टू NH/2π। ये डी ब्रोगली ने बोर ने बोर क्वांटाइजेशन में ऑब्जर्व करा था। दिस इज कॉल्ड बोर क्वांटाइजेशन। मैंने यह भी बताया था कि बोर को उस समय यह बात कभी समझ में नहीं आई थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बोर को उस समय कभी भी यह बात समझ में नहीं आई थी। बस उसने इस बात को ऑब्जर्व करा, उसने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, उसने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, उसने रेडियस ऑफ ऑर्बिट देखा, और जब MVR करा तो MVR का प्रोडक्ट उसने हमेशा पाया इट्स NH/2π। फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट में n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। मगर ऐसा क्यों होता है, काहे को होता है, किस तरह से होता है, ये उसे कभी समझ में नहीं आया था। और उसने अपनी इस बात को आइंस्टाइन को बता रखा था। आइंस्टाइन को यह बात पता थी कि नील बोर ने जो बोर मॉडल दिया है, उस बोर मॉडल में MVR इक्वल टू NH/2π होता है। ये तो पक्का है, पुख्ता है, मगर ऐसा क्यों होता है ये वो नहीं बता पाया है, उसको नहीं समझ में आया है। और वो मुझसे इस बात को पूछ भी रहा था, कर भी रहा था, वो मुझसे डिस्कस कर रहा था कि इसको कैसे समझाया जाए, कोई तरीका बताओ।
मुझे जब सवाल नील बोर ने आइंस्टाइन से पूछा था तो आइंस्टाइन के दिमाग में यह सवाल था और जिस पर वो लंबे समय से सोच भी रहा होगा। और दूसरा एक मौका ऐसा पड़ा जब डी ब्रोगली ने आकर उसके साथ में यह शेयर करा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का ड्यूअल नेचर होता है। तो आइंस्टाइन ने इन दोनों बातों को रिलेट करा। उसने क्या कहा कि ये जो नील बोर ने जो मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट करा है, जिसमें न्यूक्लियई है और उस न्यूक्लियई के अंदर सारे प्रोटॉन्स है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है एक फिक्स ऑर्बिट में, एक फिक्स रेडियई में। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट, इस रेडियई के ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, फिक्स इसी ऑर्बिट में घूमता रहता है। अब आइंस्टाइन ने सोचा यदि हम इस इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर मान लें, पार्टिकल नेचर तो हम जानते ही हैं, हम ये बात जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होती है, मास और वेलोसिटी के होने से इसके पास मोमेंटम होता है। मगर यदि हम इस इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी मान लें, हम यह सोचें कि इस इलेक्ट्रॉन के पास किसी तरह से कोई वेव नेचर है और जब यह आगे बढ़ रहा है तो किसी तरह की कोई वेव बनाते हुए भी चल रहा है और यह वेव नेचर जब वो इधर से आगे बढ़ा तब भी एक वेव बनाई और जब दोबारा इस जगह पर आया तब भी वह वेव बना रहा है। यदि हम इस इलेक्ट्रॉन का इस तरह से वेव नेचर मान लें और यह कहें कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने इस रास्ते से पास होता है तो हमेशा एक वेव जनरेट करते हुए, वेव बनाते हुए चलता है और जब पहली बार पास हुआ तब वेव बना रहा है, जब दूसरी बार पास हुआ तब भी वेव बना रहा है। दोनों वेव इस तरह से बन जानी चाहिए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल जानी चाहिए। ये एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर कर जानी चाहिए, एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज होनी चाहिए, तभी यह इलेक्ट्रॉन अपने इस पाथ में सक्सेसफुली घूमता रहेगा। ये इससे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। यदि हम ऐसा मान लें तो देखिए हम क्या कहेंगे, यदि यह रेडियस r है, यदि यह रेडियस r है तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ट्रेवल्ड जो डिस्टेंस है, दैट ट्रेवल्ड डिस्टेंस L would be equal to 2 pi r. This traveled distance would be equal to 2 pi r, the total circumference of the circular path, and इसमें एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव और इस तरह से कुछ n वेव्स होना चाहिए, n इंटू लैम्डा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और अभी अभी डी ब्रोगली जैसा कहता है, यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर मानता हूं तो उस वेव नेचर को मैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू mv इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ऐसा होना चाहिए। और यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन का इस तरह से मैंने वेव नेचर माना और पार्टिकल नेचर दोनों नेचर माना तो डी ब्रोगली इक्वेशन मैंने इसके लिए लिखी और यह बात लिखी कि टोटल लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर एन लैम्डा, क्योंकि एन वेव्स होंगी। और फिर इस वेवलेंथ की वैल्यू को मैं इधर सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूं और यदि इस वेवलेंथ की वैल्यू को मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर से मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन एन, या फिर मैं इधर से वेवलेंथ की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूं, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन mv और इस h अपॉन mv को मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन mv, मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। और यदि मैंने इस तरह सब्स्टिट्यूट कर दिया तो देखिए mv ऊपर आ गया
R इक्वल टू NH अपॉन 2π। और इस तरीके से वह चीज प्रूव हो गई जिसे नील बोर समझ नहीं पाया था। इस तरीके से वह चीज प्रूव हो गई जो नील बोर नहीं समझ पाया था। नील बोर ने इस बात को ऑब्जर्व तो करा था, मगर वो इसको समझा नहीं पाया था। वो बार बार पूछा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो इस सवाल को मेरे पास लेकर आया था, और उसके सवाल का जवाब दिया जा सकता है, मगर इस सवाल का जवाब देने के लिए जो जरूरी बात है वो क्या है कि ये जो डी ब्रोगली सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए लिखकर आया है, ये जो इक्वेशन जो डी ब्रोगली सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए कहता है, इसी इक्वेशन को यदि हम इलेक्ट्रॉन के लिए लगता हुआ मान लें, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं है, जो एक पार्टिकल है, जो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इस फंडामेंटल पार्टिकल के लिए यदि हम डी ब्रोगली इक्वेशन को लगता हुआ मान लें और हम उस इक्वेशन को लगा दें, तो हम इसे इधर प्रूव कर लेते हैं। तो वो चीज प्रूव हो जाती है जो नील बोर ने नहीं प्रूव कर पाया, क्योंकि ये इक्वेशन तो परफेक्टली सही है और इस इक्वेशन को हम इस तरह से प्रूव कर पा रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास वाकई में ड्यूल नेचर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो है ही, साथ में उसका वेव नेचर भी होना चाहिए। और यदि वेव नेचर मान लिया जाए तो कई सारी चीजें हम समझा पाते हैं। फिर उसने सोचा कि इसी तरह से हम ये भी सोच सकते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ जो फिक्स पाथ में घूम रही है, उसको भी हम इस तरह से समझा सकते हैं। मतलब अर्थ का भी पार्टिकल नेचर तो है ही, साथ में वेव नेचर भी है। इसी तरह से मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है और एक फिक्स रेडियस में, फिक्स पाथ में, इनफाइनाइट टाइम से, अनंत काल से मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ना तो दूर जाता है ना पास आता है। यदि वो फिक्स पाथ में, फिक्स रेडियस में घूम रहा है और उसके उस मोशन को भी हम समझा सकते हैं इसी तरीके से। और इस तरीके से उसको समझाने के लिए हमें क्या मानना होगा कि मून का पार्टिकल नेचर तो है ही, साथ में उसका वेव नेचर भी है। मून का यदि हम वेव नेचर भी मान लें तो हम इस तरीके से समझा सकते हैं। इस तरह तो सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं और एक फिक्स रेडियस और फिक्स पाथ में घूम रहे हैं। सारे प्लैनेट का फिक्स रेडियस और फिक्स पाथ को यदि हम समझाने की कोशिश करें तो उसको समझाने के लिए हमें उनका पार्टिकल नेचर तो होता ही है, यदि हमको उनका वेव नेचर भी मान ले और वेव नेचर मान के हम इस इक्वेशन को लगा दें तो हम सभी प्लैनेट के फिक्स ऑर्बिट और फिक्स रेडियस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से वो सन के चारों तरफ घूम रहा है। अब यदि यह इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए भी अप्लाई करती है जैसा डी ब्रोगली कहता है, यदि यह इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए भी अप्लाई करती है जैसा कि अभी अभी हमने समझा, यदि यह इक्वेशन मून के लिए भी अप्लाई करती है, अर्थ के लिए भी अप्लाई करती है, सभी प्लैनेट के लिए अप्लाई करती है, तो फिर इस इक्वेशन को पूरी तरह से जनरलाइज ही कर दिया जाए ना। तब तो फिर इस इक्वेशन को कहा जाए इट्स ड्यूअल नेचर ऑफ यूनिवर्स, इट्स ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और फिर इस इक्वेशन को कहा जाए डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर ड्यूअल नेचर ऑफ यूनिवर्स। इस तरीके से आइंस्टाइन ने डी ब्रोगली से कहा कि इस इक्वेशन को पूरे यूनिवर्स के लिए कह दो। और यह जो इक्वेशन है, अब हम कहते हैं ईच एंड एवरी बॉडी, ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स possess ड्यूअल नेचर। जहां आपको वेव दिख रही है वहां पार्टिकल नेचर भी है, और जहां आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं वहां वेव नेचर भी है। मैं जब इधर से उधर मूव कर रहा हूं तो पार्टिकल तो है ही, साथ में मैं एक वेव फॉर्म बनाते हुए मूव कर रहा हूं, मैं एक वेव जनरेट कर रहा हूं, मेरा वेव नेचर भी है। एंड माई पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर कैन ऑलवेज बी related by this equation, mv equal to h upon lambda. And for this contribution, for this task, D. Broglie was awarded with Nobel Prize. और यह काम करने के लिए उसने अपने दोस्तों का सहारा लिया।
इधर एक बात पे जरूर इस लेक्चर में कंक्लूड करना चाहूंगा, सिलेक्ट होने के लिए दोस्तों का सहारा जरूर लिया जा सकता है। खूब अच्छे अच्छे दोस्त बनाए जाएं जो एक जैसी बातचीत करते हैं, कंस्ट्रक्टिव बातचीत करते हैं, एक दूसरे को पढ़ाई में खूब मदद करते हैं, डाउट डिस्कशन करते हैं, थ्योरी और कंसेप्ट का डिस्कशन करते हैं। कंस्ट्रक्टिव फ्रेंडशिप के साथ में एक बड़ा अच्छा ग्रुप बनाओगे और आपस में दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो अपना नॉलेज भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो सॉल्व कर पाते हो वो भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डाउट्स भी कम होंगे और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन के चांसेस जरूर बढ़ेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड द चांस। माय नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द सेम कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी, चांस एंड अनसर्टनिटीज। अगला जो मेरा कंसेप्ट है बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, यहां तक नोट कर लो एंड देन वेट फॉर 2 to 5 minutes।